Good day to all of you. This is Imran Ul Haq with the new reading video, and my today's book is 15, and this is test 2. You can see test 2 and section 2. We are going to solve a question from 15 to 27 today, and the topic is workplace health and safety consideration for plumbers. ठीक है जी, तो हम देखते हैं इसमें जो वर्क प्लेस हेल्थ है एंड सेफ्टी कंसिडरेशन फॉर प्लम्बर्स। ये जो प्लम्बर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो सेफ्टी और हेल्थ की जो जगह है वहाँ पे कौन से इकदाम किए जाते हैं, कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास हैं और कंप्लीट द टेबल बिलो। दिस इज अ टेबल, यू कैन सी। Okay, this is a table, and the condition is one word only, so try to keep in mind the given instructions so that you can easily follow them. So first of all, go through the question. You can see type of danger. Okay, type of dangers are given in the very first box: biohazard, confined spaces, and electricity. Even in the text, these three hazards are given. Hazards means of 1, 2 एंड दिस इज द थर्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो हैं वो ये हैजर्ड्स हैं, रिस्क्स हैं। प्लम्बर्स जहाँ पे काम करते हैं तो दे फेस some kind of problems and risks. So you can see these are the type of dangers, these are the examples, risk involved, and necessary actions. What are the necessary actions to be taken in this regard? So biohazard, so example, you can see this one: mold, bacteria, and algae. Okay, let's see which is the first one. यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 1, 2, 3 है, तो यहाँ पे किसी और जो बायोहैजर्ड है उसका वो यहाँ पे आएगा। तो हम देखते हैं जी कि 3 तो दिए हैं, तो चौथा कौन सा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे बायोहैजर्ड है हमारे पास, ये बायोहैजर्ड, ठीक है जी। प्लम्बर रेगुलरली कम इन कॉन्टेक्ट विद बायोहैजर्ड वेस्ट। व्हाट इज बायोहैजर्ड वेस्ट? बेसिकली दीज आर द humans, animals, excrements or garbage. Okay, so they face this on the daily basis. It's the nature of the job, ये उनकी जॉब है, ठीक है जी। कि जो इंसानी फजला है या जानवरों का या और बहुत सी जो गंदगी है, ठीक है, उसका जो वेस्ट है उसका उनको सामना करना पड़ता है। तो ये उनके नेचर की जॉब है। बट दैट डजंट मीन यू शुड बी कंप्लेसेंट अबाउट इट। कंप्लेसेंट, सेल्फ सेटिस्फाइड, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ मुतमईन हैं इस काम के साथ। अकॉर्डिंग टू सेफ वर्क ऑस्ट्रेलिया, सेफ वर्क ऑस्ट्रेलिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इज अ कंपनी। ओके, इसके मुताबिक, सेफ वर्क ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक, कम्युनिकेबल डिसीजेज, जो डिजीजेज जहाँ हैं वो दूसरों में मुंतकिल हो सकती हैं फ्रॉम वर्क रिलेटेड एक्सपोजर टू बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। वर्क रिलेटेड एक्सपोजर्स, जो काम के दौरान खतरात पेश आते हैं, उनसे लेकर, उन बीमारियों से लेकर बायोलॉजिकल हैजर्ड तक। बायोलॉजिकल हैजर्ड गोबर से, इंसानी फुजले से जो बीमारियां लगती हैं, ठीक है ना जी, वो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, सच एज सीवेज, सच एज। एक चीज़ तो यहाँ पे याद रखेंगे कि ये ट्रांजिशनल डिवाइस है, सच एज को हम फॉर एग्जांपल के तौर पे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है जी। तो अब ये भी एग्जांपल है, सच एज। वहाँ पे अगर आप देखें सीवच है, तो अब आप देख सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं वो काम पर पैदा होने वाले ख़तरात से लेकर बायोलॉजिकल जो हैजर्ड्स हैं, जो हयातियाती जो हैजर्ड्स हैं, रिस्क्स हैं, वो, ठीक है जी, वो कम्युनिकेबल डिजीज हैं। उनसे इन चीज़ों से, वर्क रिलेटेड एक्सपोजर से लेकर बायोलॉजिकल हैजर्ड से जो बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, इसमें हैजर्ड्स, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स कौन कौन से हैं जी? पहला तो है सच एज सीवेज, एक तो सीवेज है, ठीक है जी। ड्रेनेज ऑफ, यू कैन से, वाटर, तो जो गार्बेज है उसकी ड्रेनेज को हम सीवेज कहते हैं। एक तो हमारे पास बायोलॉजिकल हैजर्ड ये है, हैव बीन एस्टिमेटेड टू काज 320,000 डेथ्स अक्रॉस द ग्लोब, और ईच ईयर, इससे हर साल तकरीबन 3,20,000 लोग जो हैं वो उनकी अमवात होती हैं। आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल हैजर्ड सीवेज से, ठीक है। एस्टिमेट लगाया गया है ये, ईच ईयर, हर साल। इन एडिशन, इसके अलावा, प्लम्बर्स आर रेगुलरली एक्सपोज टू अदर हैजर्ड्स। प्लम्बर जो हैं वो दूसरे जो बायो हैजर्ड्स हैं
दूसरे जो गोबर है, इंसानी फुजला है, उसके खतरात से भी शिकार उसके खतरात का भी शिकार होते हैं, रोज़ाना की बुनियादों पर उसका सामना करते हैं। वो कौन से हैं? एक तो बायोहैज़र्ड से पैदा होने वाला सीवेज है। दूसरा है जी, प्लम्बर्स आर रेगुलरली एक्सपोज्ड टू अदर बायोहैज़र्ड सच एज़ मोल्ड, बैक्टीरिया एंड अलगे। ये देखें, 3 तो ये हैं और चौथा उसने यहाँ पे दिया हुआ है बायोहैज़र्ड्स सच एज़, ठीक है जी, सीवेज। तो ये उसने सीवेज दिया हुआ है, ये देखें, आप देख रहे हैं, ठीक है जी। सीवेज आपके स्पेलिंग जो है वो ठीक होने चाहिए, SEWAGE, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं हम, दूसरा है कन्फाइंड प्लेसेस। कन्फाइंड प्लेसेस वो होती हैं रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, जहाँ बहुत ही छोटा एरिया होता है, उनको वहाँ पे भी खतरात का सामना करना पड़ता है, ये जो प्लम्बर्स हैं। पहली बात तो ये है कि आप देखें कन्फाइंड प्लेसेस हैं, आप डायरेक्टली आपके पास जब आपके पास आ जाए तो आपने कन्फाइंड प्लेसेस पे चले जाना है, बायोहैज़र्ड पे, इलेक्ट्रिसिटी पे चले जाना है आपने। तो कन्फाइंड प्लेसेस में वो क्या कहता है, कंटेमिनेंट्स। कंटेमिनेंट्स वो चीज़ें जो पोल्यूटेड होती हैं, गंदी चीज़ें होती हैं, जिनमें गैसेस हैं, वेपर्स हैं एंड डस्ट हैं, ठीक है, बुखारात हैं, गंदगी है, डस्ट है, ठीक है जी। अब दूसरी हाई कंसंट्रेशन, ये देख लें, इंजरी फ्रॉम फायर और एक्सप्लोजन, ये भी उसका एक रिस्क इन्वॉल्व है। अगर कंटेमिनेंट्स हैं, गैसेस, वेपर्स हैं, तो उससे जो रिस्क इन्वॉल्व है वो इंजरी है, वो आग से या किसी धमाके से किसी का इंजर हो जाना, जख्मी हो जाना। अब दूसरी चीज़ है एग्जाम्पल, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल एयरबोर्न कंटेमिनेंट्स। एयरबोर्न कंटेमिनेंट्स हवा में पैदा होने वाली कुछ गैसों का जिक्र करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है जी। तो डेफिनेटली ये भी एक जो डेंजरस है, तो इससे भी कुछ खतरात पैदा हो सकते हैं। इसमें रिस्क कौन सा इन्वॉल्व है, रिस्क कौन सा इन्वॉल्व है वो भी हम देखते हैं, ठीक है जी। ये देख लें, इसमें रिस्क कौन सा इन्वॉल्व, ये बायोहैज़र्ड से सीवेज पैदा होता है। ये आपके तीनों दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो दी गई हैं। चौथी ये है। अब देखते हैं जी, हाई कंसंट्रेशंस ऑफ हार्मफुल एयरबोर्न कंटेमिनेंट्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन है। हार्मफुल जो नुकसानदेह एयरबोर्न कंटेमिनेंट्स हैं, हवा में पैदा होने वाले जो गंदगी है वो, ठीक है जी। तो इसमें रिस्क कौन सा इन्वॉल्व है, ठीक है जी, एयरबोर्न जो कंटेमिनेंट्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर वहाँ पे आ जाती है या वहाँ पे फैल जाती है, तो इससे कौन सी जो रिस्क कौन सा इन्वॉल्व है, हम देखते हैं यहाँ पे। ये देखिएगा, एयरबोर्न गैस भी लिखा हुआ है। प्लम्बर्स में स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम वर्किंग इन कन्फाइंड प्लेसेस, ठीक है जी। जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं उनको कहते हैं वेयर दे आर एट रिस्क फ्रॉम कंटेमिनेंट्स, लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग एयरबोर्न गैसेस, वेपर्स एंड डस्ट। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये उसने ऊपर दिए हुए हैं, यहाँ दिए हुए, हमने यहाँ पे हाईली कंसंट्रेशन जो है इस पे जाना है, ठीक है। तो हम देखिए, दे में ऑल्सो भी एक्सपोज्ड, एक तो वो एक्सपोज इससे हैं, इन चीज़ों से, या एयरबॉर्न गैसेस से, वेपर से एंड डस्ट से, दैट में काज इंजरी फ्रॉम द फायर एक्सप्लोजन, हमने अभी पढ़ा है ये भी, इंजरी फ्रॉम फायर एक्सप्लोजन, ये ऊपर वाला देख लें, इंजरी फ्रॉम फायर एक्सप्लोजन, हम इसकी तरफ जा रहे हैं। दे में ऑल्सो बी एक्सपोज, उनको सामना करना पड़ सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ एयरबोर्न कंटेमिनेंट्स का, एयरबोर्न कंटेमिनेंट्स का, हवा में पैदा होने वाले जो आलूदा चीज़ें हैं उनका भी उनको सामना करना पड़ सकता है, पोल्यूटेंट्स का, दैट मे बी हार्मफुल टू हेल्थ, और ये सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं जी? फॉर एग्जाम्पल, वन प्लम्बर वॉज फाइंड 220,000 पाउंड, एक प्लम्बर को जुर्माना किया गया 2,20,000 डॉलर, आफ्टर एन एम्प्लॉई सफर्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। किससे वो सफ़र किया है जी? पॉइजनिंग से। और वो किससे पैदा हुई है? ये देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे, और रिस्क इसमें कौन सा इन्वॉल्व है? रिस्क इसमें पॉइजनिंग इन्वॉल्व है, पॉइजनिंग अगर आप स्पेलिंग ठीक लिखेंगे, पॉइजनिंग, NING, ठीक है जी, ये पॉइजनिंग है। नेक्स्ट आप हमारे पास देख रहे हैं वाटर है। वाटर से कौन सा रिस्क इन्वॉल्व है? कट ऑफ वाटर सोर्सेस, अगर कोई रिस्क इन्वॉल्व है तो आप उसकी सप्लाई को कट कर दें। अब यहाँ पर देख रहे हैं अनदर, आप देख रहे हैं
अनदर पोटेंशियल हैजर्ड, एक और बहुत बड़ा खतरा जो है ना फॉर प्लम्बर्स, वो है इन कन्फाइंड प्लेसेस, जो रिस्ट्रिक्टेड जगह है वहां पे एक और बहुत बड़ा खतरा है। वो कौन सा है? इज दैट ऑफ ड्राउनिंग, वो डूब जाने का। क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, बंद एरिया होता है, ठीक है ना जी। प्लम्बर से कोई ऐसे इस तरह के मिस्टेक हो जाए या कोई सडनली कोई प्रॉब्लम बन जाए तो वो पानी से भर जाए रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तो उसमें ड्राउनिंग के खतरात भी होते हैं। रिस्क कौन सा इन्वॉल्व है? इफ वाटर सोर्सेज आर नॉट एडिक्वेटली कट ऑफ, अगर वाटर के जराए जो हैं उनको अच्छी तरह से नहीं बंद किया गया, पानी वहां से उस कन्फाइंड प्लेस में आ जाएगा। ये एक पोटेंशियल हैजर्ड है और इससे ड्राउनिंग हो सकती है, यानी डूब जाने का खतरा हो सकता है। ये देखें वाटर है, तो रिस्क इन्वॉल्व कौन सा है? अब देख लें रिस्क इन्वॉल्व कौन सा है जी। ये रिस्क इन्वॉल्व है, तो रिस्क इन्वॉल्व है वाटर के साथ हमारे पास ड्राउनिंग का। ड्राउन मीन्स किसी जानदार का डूब जाना। ठीक है जी, ड्राउनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल पाइप्स विच आर कंडक्टिव, मेटल पाइप्स हैं विच आर कंडक्टिव, उसने दिए हुए हैं। फिर कहता है डेथ फ्रॉम इलेक्ट्रोक्यूशन है। फिर यूज्ड, आप इसमें नेसेसरी एक्शंस की वो बात करता है, देख रहे हैं नेसेसरी एक्शंस है, इसकी बात करता है कि नेसेसरी एक्शंस हैं कौन से। ठीक है, यूज इंसुलेटेड, इंसुलेटेड क्या यूज करना है। अब इलेक्ट्रिसिटी की बारी है, देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की पे ही जाते हैं। यूज्ड, अब ये देखें कहता है कि मास्टर प्लम्बर्स एसोसिएशन कॉल्स इलेक्ट्रिसिटी प्लम्बर हिडन किलर। बिजली को कहा जाता है कि ये प्लम्बर्स हिडन किलर है, ये उसको चुपके से कत्ल कर देती है या मार देती है। मेटल पाइप्स आर ऑफन कंडक्टिव, आप देख सकते हैं मेटल पाइप्स आर ऑफन कंडक्टिव हैं, ये देख लें मेटल पाइप्स आर ऑफन कंडक्टिव। ठीक है जी, ये तो एग्जांपल है। डेथ फ्रॉम इलेक्ट्रोक्यूशंस, करंट से डेथ भी हो जाती है। यूज इंसुलेटेड, यूज क्या करना है। एंड सो ग्लव्स विच प्रोवाइड इंसुलेशन, ये देखें वो ग्लव जो प्रोवाइड इंसुलेशन करते हैं, यानी इंसुलेटेड ग्लव्स हैं, शुड फॉर्म पार्ट ऑफ अ प्लम्बर्स टूल किट, ये प्लम्बर की टूल किट का हिस्सा होने चाहिए। ठीक है जी, वो ग्लव्स जो इंसुलेटेड हैं, जिनकी इंसुलेशन जो फ्राहम करते हैं, बिजली से तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करते हैं, वो ग्लव्स जो हैं इंसुलेटेड ग्लव्स, ठीक है जी, वो टूल किट का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लव्स आ रहा है, GLOVES, gloves. The next thing is इंश्योर इक्विपमेंट हैज़, इंश्योर इक्विपमेंट हैज़, हम देखते हैं जी ये इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स हैं, इंश्योर इक्विपमेंट हैज़ ऑन टू शो इट इज़ सेफ, यानी किसी चीज़ पर जो इक्विपमेंट जो है उन पर कोई चीज़ होनी चाहिए ताकि वो बताए कि ये इक्विपमेंट जो है वो सेफ है। देखते हैं, ग्लव्स शुड बी चेक्ड प्रायर टू एवरी यूज, हर इस्तेमाल से पहले ग्लव्स चेक करने चाहिए। एंड रिप्लेस्ड एवरी 12 to 14 मंथ, और इनको बदल लेना चाहिए 12 से 14 महीने के अंदर। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो हैं, इक्विपमेंट लाइक ब्रिजिंग कंडक्टर्स, जिसमें ब्रिजिंग कंडक्टर है, शुड बी रेगुलरली चेक्ड, रोजाना की बुनियादों पर इसको चेक होना चाहिए। विद अप्रोप्रिएट टैग्स ऑन द इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट पर क्या होना चाहिए, टैग्स होने चाहिए, टू वेरीफाई इट्स सेफ्टी, ताकि इसके तहफ़्फ़ुज़ की तस्दीक हो सके। ठीक है जी, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उस पर क्या होना चाहिए, टैग्स होने चाहिए, टू वेरीफाई इट्स सेफ्टी, ताकि सेफ्टी जो है उसकी तस्दीक हो सके। यहाँ पे देख लें, टू शो इट इज सेफ, टू वेरीफाई इट्स सेफ्टी। ठीक है जी, इंश्योर इक्विपमेंट हैज टैग्स, तो अब इसके ऊपर टैग्स होने चाहिए, टैग्स होने चाहिए ताकि ये हिफाजत को ज़ाहिर करें। मेक श्योर इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिन, यकीनी बनाएं कि बिजली जो है हैज़ बिन, वो हुई है, क्या हुई है यहाँ से। द प्रोजेक्ट, देख लें, द प्रोजेक्ट शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उसको फौरन बंद कर देना चाहिए। इफ़ देयर इज़ एनी साइन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर वहाँ पे किसी करंट का, बिजली का थोड़ा सा भी कोई साइन है तो। सो दैट द पावर कैन बी डिस्कनेक्टेड, पावर जो है, लाइट जो है, उसको डिस्कनेक्टेड कर देना चाहिए भाई। क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन, एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन करे प्रायर टू कंटिन्यू वर्क, काम शुरू करने से पहले, काम शुरू करने से पहले जो क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन है उसको चाहिए कि पावर को बंद कर दे, डिस्कनेक्ट कर दे। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि क्या करना चाहिए। मेक श्योर इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिन डिस्कनेक्टेड,
तो आपने डिस्कनेक्ट कर देनी है, आपने उसका जो कनेक्शन है वो आपने डिस्कनेक्ट कर देना है, ठीक है जी। तो ये आपका डिस्कनेक्टेड, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो हम देखते हैं जी, वो है हाउ टू मैनेज फ्लेक्सिबल वर्किंग। हाउ टू मैनेज फ्लेक्सिबल वर्किंग, आप देख रहे हैं जी, हाउ टू मैनेज फ्लेक्सिबल वर्किंग 21 to 27 है। देखते हैं क्वेश्चंस हमारे पास हैं। अच्छा जी, फ्लेक्सिबल वर्किंग आप देख रहे हैं, हाउ टू ऑर्गेनाइज फ्लेक्सिबल वर्किंग। ट्रस्ट योर एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय पर ट्रस्ट करें। प्रोवाइड देम विद क्लियर, उनको वाजे तौर पर कोई चीज़ दें, ठीक है जी। हम देखते हैं कौन सी चीज़ देनी है जी उनको। देखें, when it comes to implement flexible working, जब flexible working की बात उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, वन वर्ड इज की, तो सबसे अहम एक लफ्ज़ है, वो क्या है? ट्रस्ट, कि आप उन पे ट्रस्ट करें। वहाँ पे भी आप देखें कि ट्रस्ट ही लिखा हुआ है, ट्रस्ट योर एम्प्लॉइज। प्रोवाइड देम विद क्लियर, अब उनको कोई चीज़ भी मुहैया करनी है। ऑल फ्लेक्सिबल वर्कर्स शुड बी ट्रस्टेड होना चाहिए, एंड गिवन वेल डिफाइंड, और उनको दिए जाने चाहिए वेल डिफाइंड क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। क्या दिए जाने चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स, कुछ मकासद दिए जाने चाहिए फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही, ठीक है जी। एंड कंट्रीब्यूशन शुड बी असेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर आउटपुट। अब यहाँ पे देखें, ऑल फ्लेक्सिबल वर्कर्स शुड बी ट्रस्टेड, तमाम पर एतमाद होना चाहिए, एंड गिवन एंड प्रोवाइड वेल डिफाइंड क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, तो उनको ऑब्जेक्टिव्स वेल डिफाइंड है, ये देखें, प्रोवाइड, गिवन, देम विद क्लियर मीन्स वेल डिफाइंड, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव्स दिए होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आपने याद जरूर रखना है कि आपके पास जो हैं कीवर्ड्स जो हैं वो उन पे आपकी ग्रिप है, उसके सराउंडिंग में ही बिल्कुल होते हैं, आस पास ही होते हैं। ये ज़्यादातर जो जनरल रीडिंग होती है इसमें ये पास दिए जाते हैं इनिशियली, इब्तदाई तौर पर। हैवा ऑफ प्रोग्रेस ईच डे, ठीक है। हैवा आप जो प्रोग्रेस का हर दिन की प्रोग्रेस है इब्तदाई तौर पर, उसके बारे में क्या करना है आपने, देखते हैं जी क्या करना है उसके बारे में। अच्छा जी, अब देख लें यहाँ पे, एज अपोज टू द टाइम दे स्पेंड ऑन द जॉब, इट कैन बी बिग स्टेप टू इम्प्लीमेंट such a change in your business. It can be big step to implement such a thing, change in business. इस तरह की जो तब्दीली है वो अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करनी जो है वो बहुत बड़ा एक कदम है। सो इफ़ यू आर स्लाइटली कॉशियस, अगर काफ़ी आप केयरफुल हैं, थोड़े से केयरफुल हैं, then I recommend perhaps setting up an end of the day review। तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक दिन का एक सेटिंग अप एन एंड ऑफ द डे, कि सेटिंग अप एन एंड, कि आप एक अपना गोल बनाएं, ठीक है जी। कौन सा गोल, क्या मकसद क्या है? ऑफ द डे रिव्यू, के रोज़ाना की बुनियाद पर आप रिव्यू करें, टू सी हाउ मच प्रोग्रेस हैज़ बिन मेड, के कितनी तरक्की हुई है, कितनी तरक्की हुई है, उसके बारे में रोज़ाना की बुनियाद पर क्या होना चाहिए, क्या मकसद होना चाहिए, उसका तरक्की का रिव्यू करें, ठीक है जी। तो आप देख लें यहाँ पे, हैव अ रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस ईच डे। अब दोबारा से देख लें यहाँ पे, इनिशियली हैव अ, ये देखिएगा ज़रा, सो इफ़ यू, सो देख रहे हैं जी, सो इफ़ यू आर स्लाइटली कॉन्शियस देन आई रिकमेंड परहैप्स सेटिंग अप, मैं आपसे कहूँगा कि आप सेटअप करें एन एंड ऑफ द डे रिव्यू, रोज़ाना की बुनियादों पर एक अपना मकसद बना लें, ठीक है जी, सेटअप कर लें, प्लान बना लें एक मकसद का, कि आपने रिव्यू करना है। किसका रिव्यू करना है, किसको देखना है? टू सी हाउ मच प्रोग्रेस हैज़ बिन मेड, कि कितनी जो तरक्की है वो हुई है, उसका आपने रिव्यू करना है। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है जी, मेक श्योर, यकीन बना लें, इज एक्सेसिबल टू गिव डिटेल्स ऑफ कोलीग्स लोकेशन, यकीनी बना लें कि कोई चीज़ है जो एक्सेसिबल हो, काबिल पहुँच हो, ताकि वो सारी डिटेल दे सके कोलीग्स की लोकेशन, के कोलीग्स इस वक्त कहाँ हैं, ठीक है। वो भी हम देखते हैं जी कि कोलीग्स कहाँ हैं। इन माई आइज, मेरी नज़र में, इट इज़ ऑल्सो वाइटल, ये बड़ी अहम चीज़ है, दैट देयर इज़ शेयर्ड कैलेंडर एक्सेस,
कि यहाँ पे शेयर्ड कैलेंडर एक्सेस होनी चाहिए, सबके पास एक कैलेंडर होना चाहिए, ठीक है जी, कैलेंडर होना चाहिए एक्सेस, ये कैलेंडर हर एक की पहुंच में होना चाहिए फॉर एवरीवन, सो दैट पीपल कैन सी वेयर देयर कोलीग्स आर ईच डे, कि उनके कोलीग्स जो हैं वो कहाँ हैं, ठीक है जी। तो उनके पास क्या होना चाहिए, देखें, मेक श्योर यकीनी बना लें कैलेंडर जी। तो इसका जो आंसर है वो फिर कैलेंडर होगा, आप देख सकते हैं कैलेंडर, देख लें जरा, जैसे ही अभी हमने इसको किया है, ये देख लें कैलेंडर, ठीक है जी, CALENDER कैलेंडर। नेक्स्ट है हमारे पास, आप देख सकते हैं 24th है, यूज अ प्रोग्राम एज MIT, ये आई मीट है प्रोग्राम टू इनकर्ज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोई चीज़ है उसको इनकर्ज करने के लिए बिटवीन द वर्कर्स के दरमियान। देखते हैं जी ऐसी कौन सी चीज़ है, ये देखिएगा, ये है हमारे पास, टेक्नोलॉजी नो एग्जिस्ट टू एनेबल एम्प्लॉयज़ to stay in touch with other members of staff and external partners. iMeet, ये देखिएगा, iMeet for example is a tool which allows all forms of collaboration, जो तमाम किस्म की कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन जो है उसकी इजाज़त देता है फॉर रिमोट वर्किंग, जब आप दूर काम कर रहे हों, ठीक है जी, फ्रॉम वीडियो कॉन्फ्रेंस, लाइव चैट एंड, ये भी इसमें शामिल है, लाइव कॉन्फ्रेंस है, लाइव चैट है, वीडियो चैट्स है, ये भी इसमें शामिल है। तो आप देख लें इसको। तो आप अगर यहाँ पे देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, तो वो है जी, यूज अ प्रोग्राम दैट इज आई इनकर्ज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिटवीन द वर्कर्स, ठीक है जी, इनकर्ज डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अ टूल विच अलाउज ऑल फॉर्म ऑफ कोलैबोरेशन फॉर रिमोट वर्किंग, ठीक है जी, ये देख लें रिमोट वर्किंग है, यहाँ पे भी आप देख लें रिमोट वर्किंग लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है। तो डिफरेंट वर्कर्स हैं, उनको इनकर्ज करता आई मीट, सच एज, एग्जाम्पल के तौर पर आई मीट, मुख्तलिफ किस्म की जो वर्कर्स हैं उनके दरमियान आई मीट क्या करता है, ये देख लें ज़रा, टेक्नोलॉजी नाउ एग्जिस्ट टू इनेबल एम्प्लॉयज टू स्टे इन टच विद वन अनदर, ठीक है जी, with the other members of the staff, यानी and external partners, between staff and external partners. iMeet, for example, is a tool which allows all forms of collaboration. अगर यहाँ पे देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन, ये देख लें कोलैबोरेशन, ठीक है जी, कोलैबोरेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, लेस फ्रॉम कोलीग्स, क्या है जी लेस फ्रॉम कोलीग्स, हम देखते हैं लेस फ्रॉम कोलीग्स, देख लें यहाँ पे जी, एम्प्लॉयज भी हैं, इन माई एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज आर ऑफन मोर प्रोडक्टिव वर्किंग एट होम, जब वो घर से काम करते हैं तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा पैदावार देते हैं, ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं, एज दे कैन वर्क द एग्जैक्ट आवर्स दे वांट, क्योंकि जितने वो घंटे चाहते हैं उतना वो काम करते हैं, एंड डू नॉट हैव टू कोप विद डिस्ट्रक्शन, और उस खलल डिस्टर्बेंस से वो उनको निपटाना नहीं पड़ता, काज्ड बाय अदर एम्प्लॉयज़, जो उनके दूसरे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ये देखें अदर एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे वो कहता है, ये देखिएगा फ्रॉम कोलीग्स, तो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी है, कैसे होती है, वो घर से काम करते हैं, लेस, क्या लेस होती है जी, ये देखिएगा ज़रा, वो कहता है कि दे वॉन्ट डू नॉट हैव टू, उन्हें नहीं करना पड़ता, क्या कोप विद, निपटना नहीं पड़ता, किसके साथ, डिस्टर्बेंस के साथ, काज्ड बाय अदर एम्प्लॉयज़, जो दूसरे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पैदा करते हैं, लेस क्या होगी जी, लेस होगी, डिस्ट्रक्शन होगी, डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है, डाइवर्शन होगी, लेस इंट्रूजन होगी, तो फिर एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा वो काम कर सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे है डिस्ट्रैक्शन जी, ये
नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज इन, यहाँ पे लेस था, यहाँ पे इंक्रीज है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देख लें, बीइंग आउटसाइड द कन्फाइंस ऑफ द ऑफिस वॉल्स, ऑफिस वॉल के बाहर, ऑल्सो अपीयर्स टू फोस्टर क्रिएटिविटी, फोस्टर क्रिएटिविटी, फोस्टर मीन टू इंक्रीज, ठीक है जी। इंक्रीज है क्रिएटिविटी, अगर आप ऑफिस से बाहर हैं, ठीक है, उसकी चार दीवारी से बाहर हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इन एडिशन वी फाइंड स्टाफ आर मोर मोटिवेटेड, हम ये भी समझते हैं कि स्टाफ जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है, एज दे हैव बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस भी है, तो ज़्यादा क्या हो जाती है जी, क्रिएटिविटी ज़्यादा हो जाती है। इंक्रीज इन क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटर सक्सेस फॉर द कंपनी विद स्टाफ रिक्रूटमेंट, ग्रेटर सक्सेस फॉर द कंपनी, कंपनी की जो बहुत ज़्यादा कामयाबी है उसके लिए विद स्टाफ रिक्रूटमेंट, वो स्टाफ की जो भर्ती करते हैं उस पर होती है, और एक और चीज़ है, वो क्या है जी, वो देख लें। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए वी फाइंड दिस हेल्प्स विद द टॉप टैलेंट रिक्रूटमेंट, आप देखें टॉप टैलेंट रिक्रूटमेंट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के हवाले से या ग्रेटर सक्सेस के हवाले से, वी फाइंड हेल्प्स विद द टॉप टैलेंट रिक्रूटमेंट, जो टॉप टैलेंट रिक्रूटमेंट है हम उनकी मदद जो है वो हम लेते हैं, एंड स्टाफ रिटेंशन, और स्टाफ जो है उसको भी मेंटेन रखते हैं, किसको मेंटेन रखते हैं जी, ये देखें, एक तो ये देखें एंड है, इससे पहले टैलेंट रिक्रूटमेंट है, अब ये देखें टैलेंट रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे स्टाफ रिक्रूटमेंट है, एंड अब एंड के बाद आप देख लें स्टाफ रिटेंशन है, ठीक है जी। तो स्टाफ उसने स्टाफ रिक्रूटमेंट लिख दी है इसके साथ, और इसका मतलब है कि इसके बाद स्टाफ नहीं लिखेंगे बल्कि रिटेंशन ही लिखेंगे, यानी मेंटेनेंस, रिटेंशन, रिटेंशन कहते हैं जी मेंटेनेंस को। जी, ग्रेटर सक्सेस फॉर द कंपनी विद स्टाफ रिक्रूटमेंट, कंपनी की जो कामयाबी है उसमें स्टाफ की रिक्रूटमेंट और उनकी रिटेंशन जो है वो ज़रूरी होती है। तो ये था हमारा आज का सेक्शन, ये सेक्शन 2 था, टेस्ट भी 2 था, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी कंसिडरेशन फॉर प्लम्बर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।